नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश चौहान और स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम फैक्ट के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एचएसएससी के जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो कि एलडीसी, अकाउंटेंट के, तो उनका जो कॉमर्स पोर्शन है, उसको हम यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 2 पेपर मैं पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हम जो अपने नेक्स्ट जो पेपर है, उसको स्टडी करने वाले हैं। लेकिन ध्यान दें, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, तो इसका मतलब हर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मौजूद हैं और हम यहाँ पे हर एक ऑप्शंस को बड़ी ही बारीकी से सॉल्व करते हुए चलेंगे, देखेंगे। यानी कि सिंपल टिक मार्क वाला काम नहीं है कि हर एक ऑप्शन को बहुत बेहतर तरीके से, हाँ, बीच में 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे है व्हाट इज़ मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक क्या है? तो देखिए ध्यान से, जो मुद्रा बैंक है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हालांकि जो ऑप्शन इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, लेकिन हम अगर बात करें तो मुद्रा बैंक से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे से वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये मुद्रा बैंक ये अभी के सिनेरियो के लिए भी, यानी कि एचएसएससी ने जो नया एग्ज़ाम पैटर्न दिया है, तो उसमें भी हमारे बैंकिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूछा गया है। और बैंकिंग सिस्टम में जो एमएसएमई के अंदर है, वहाँ पे भी हमारे से पूछा जा सकता है कि वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि नए स्टार्टअप्स को फंड देने का काम करती है, तो वो वहाँ पे भी मुद्रा आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन तो ये हो गया। अब बात करें, सबसे पहला ये पूछ सकता है कि भी जो मुद्रा बैंक है ना, इसकी अनाउंसमेंट किसने करी। तो बता दें आप लोगों को, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2015-16 का जो बजट था, ठीक है, ध्यान दें, 2015-16 का जो बजट था, उसको पेश किया था हमारे उस वक्त के फॉर्मर जो है फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने। किसने किया था? अरुण जेटली जी ने। और अरुण जेटली जी ने ही बजट के अंदर मुद्रा बैंक की अनाउंसमेंट करी थी। कौन से ईयर का बजट था? साल 2015-16 का। ठीक है भाई, अब इस बजट में उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दी, तो सवाल आ जाएगा कि भाई किसने अनाउंसमेंट करी। तो अरुण जेटली, या मुद्रा बैंक के अनाउंसमेंट के वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा, देखिए कि हमारे पास जो मुद्रा बैंक है ना, वो किस साल में अनाउंस किया गया था। अनाउंस होना और लागू होना या लॉन्च करना दो अलग अलग चीज़ें होती है भाई। इस बात के ऊपर तो प्रॉपर तरीके से आपने समझ लेना है, फोकस करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 2-3 क्वेश्चन कर लिए वो ठीक है। इसके अलावा वो आपसे पूछ लेगा, कहते हैं कि और क्या प्रोसीजर था। तो देखिए ध्यान से भाई, साल 2015 में 15-16 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था और साल 2015 में ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्टर्ड हो गया था। ठीक है, रजिस्टर्ड कब हुआ? सवाल आ गया। कहता है कि जो मुद्रा बैंक है वो कंपनी अधिनियम 2013 में कब या उसके अकॉर्डिंग कब रजिस्टर्ड हुआ। तो यहाँ पे कहता है कि 2015 में यह रजिस्टर्ड हुआ था। मंथ कौन सा था? तो कहते हैं मार्च। ठीक है भाई, मार्च 2015 में इसको कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्टर्ड कर लिया था। फिर बारी आई, कहते हैं इसको आरबीआई से परमिशन कब मिली, या इसको आरबीआई से अफिलिएशन कब हुआ, या आरबीआई के पास इसको रजिस्टर्ड कब कराया गया। तो ये कराया गया 7 अप्रैल 2015 को। ठीक है भाई, 7 अप्रैल 2015 को हमारा जो मुद्रा बैंक है उसको आरबीआई से अफिलिएशन मिल गया। ठीक है, लेकिन इसके एस्टैब्लिशमेंट कैसे? देखो, इसको नाम यहाँ पे दिया गया है बैंक, लेकिन असल में ये जो मुद्रा बैंक है ना, ये असल में बैंकिंग काम नहीं करता। तो इसका जो मेन यूँ कहा जाए कि भी मुद्रा बैंक है क्या है मुद्रा बैंक। तो मुद्रा बैंक एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भाई। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब नॉन बैंकिंग क्यों बोला? तो देखिए भाई, बैंक का मेजर मुख्य काम क्या होता है? बैंक का काम होता है पब्लिक से डिपॉजिट्स रिसिप्ट करना। ठीक है, यानी कि लोग अपने खातों में पैसे जमा कराते हैं, वो कहाँ पे कराते हैं? बैंक में। लेकिन मुद्रा बैंक ऐसा नहीं कर सकता। मुद्रा बैंक जब डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसको क्या कहा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा गया, क्योंकि मेन काम तो इसका लोन देना ही है, तो इसीलिए फाइनेंशियल। ठीक है,
और क्योंकि ये बैंक वाले काम नहीं करता, इसीलिए इसको यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही फिर बोला कि भाई हमारे पास जो मुद्रा बैंक है ना, उसका जो लॉन्च है वो किसने किया था, तो यहाँ पे हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी थे, ठीक है, मोदी जी हमारे, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। कब किया था? 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, उन्होंने एक फंक्शन में इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। तो देखिए एक ही क्वेश्चन और एक ही पॉइंट, उसके रिगार्डिंग कितने सारे सवाल हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुके। अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो हम यहाँ पे 7 से 8 सवाल इसके रिगार्डिंग कर चुके हैं। तो होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे पूछ लेगा व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ मुद्रा बैंक, तो इसके नाम से ही दिख रहा है भाई, जो हमारी माइक्रो यूनिट्स हैं, छोटे बिजनेस है, बिल्कुल सूक्ष्म बिजनेस है, तो उनकी डेवलपमेंट और उनको फाइनेंस करने का जो काम करती है वो हमारे पास मुद्रा बैंक करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल और फंक्शन ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर। सबसे पहले तो बात है ना, आप इस जो है कि भी शब्द है ना जो इनक्यूबेटर, इसके ऊपर जाइए। ये इनक्यूबेटर क्या होता है? तो देखिए इनक्यूबेटर का सीधा सीधा मतलब होता है भाई हेल्प करने वाला, या यूँ कहा जाए एक किस्म से कुछ फैसिलिटेट करने वाला। लेकिन बात हुई यहाँ पे बिजनेस इंक्यूबेटर की, तो ये क्या होता है सर? तो देखिए एक नया बिजनेस शुरू हुआ है, ठीक है, उनके पास कोई प्रोडक्ट है, लेकिन उनके पास है ना जो भाई कुछ फैसिलिटीज़ जो होती है ना, उनमें उसको ज़्यादा पारंगत नहीं होते, यानी कि वो अपने काम में इतने बेहतर नहीं होते कि भी कहाँ ऑफिस लेना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये उनको ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स या बिजनेस होते हैं जो कि ऐसी सर्विसेज किनको नए स्टार्टअप्स को अवेलेबल कराती हैं। तो उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? बिजनेस इनक्यूबेटर के नाम से, ठीक है भाई। इन शॉर्ट कहता है बिजनेस के शुरुआती समय में नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले बिजनेस को हम क्या कहते हैं? बिजनेस इनक्यूबेटर कहते हैं। अब ध्यान दें क्या कैसी सर्विस दे रहा है? नॉन फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में कहता है प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग स्टार्टअप्स टू स्टार्टअप्स, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन सही है, लेकिन ये इनकी एक इम्पॉर्टेंस या यूँ कहा जाए इनका रोल नहीं होता है। ये क्या क्या करते हैं? ये कहता है देखो भाई जो स्टार्टअप होता है उसको शुरुआती सालों के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे अफोर्डेबल स्पेस अवेलेबल कराते हैं, ऑफिस अवेलेबल कराते हैं और दूसरी सर्विसेज, और उनको यहाँ पे मैनेजमेंट में और मार्केटिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। तीनों के तीनों फंक्शन जो है ना, रोल जो है ना, वो एक बिजनेस इनक्यूबेटर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनेंस अवेलेबल कराना ये उनका काम नहीं होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे है ना देखिए द टिपिकल इकोनॉमी ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर। भी कोई भी देश है तो उसमें एक स्पेसिफिक इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया जाता है। अब कहता है आपके सामने है ना कुछ फीचर्स दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि बताइए इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए कौन से टाइप की इकोनॉमी में तीनों की तीनों फीचर्स मौजूद होती हैं। सबसे पहला को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। भाई ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मौजूद हों। फिर इंडस्ट्रीज़ लाइक पावर एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर नेशनलाइज्ड। कहते हैं कि जो आधारभूत यूँ कहा जाए कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है ना भाई, वो नेशनलाइज्ड हो, यानी कि उनका राष्ट्रीयकरण किया जा चुका हो। और तीसरा डेवलपमेंट प्लानिंग टू अचीव फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई ये तीनों की तीनों जो विशेषताएं हैं ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर पाई जाती है। बात करते हैं सर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो देखिए भाई पहले बात करते हैं सोशलिज्म की। कहते हैं सोशलिज्म के अंदर है ना सारा का सारा काम कौन करती है? बोले सारा का सारा काम सरकार करती है भाई, यानी कि बिजनेस किसका? सरकार का। काम कौन करेगी? सरकार करेगी। कीमत कौन तय करेगी? सरकार करेगी। सारे के सारे काम सरकार, और प्राइवेट सेक्टर होता है ना के बराबर। तो ऐसी जो इकोनॉमी है जो कि कंप्लीट गवर्नमेंट मॉडल को ही अपनाती हैं, तो उनको हम यहाँ पे सोशलिज्म या समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन कंडीशन है तो वो कंडीशन नंबर फर्स्ट फुलफिल हो ही नहीं रही।
ठीक है। तो इसीलिए सरकार वो सॉरी हमारे पास सोशलिज्म है। फिर कहता है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हम यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। तो यहाँ पे है ना सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस होती है, गवर्नमेंट अपना रोल ना के बराबर निभाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर कहता है कि भी सोशियोलॉजी यानी कि जो सोशलिज्म है प्लस मार्केट दोनों को जोड़ दो, और फिर जो इकोनॉमी बन के तैयार हुई वो होगी मिक्स, यानी कि यहाँ पे सरकार भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर मिल के काम करता है। तो ये चीज़ ठीक है। और फिर ये कमांड इकोनॉमी होती है ना भाई, ये भी हमारे पास जो सोशलिज्म है ना इसी के जैसा एक है। बस क्या होता है कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बताती है आप क्या बनाओगे, कितनी क्वांटिटी में बनाओगे, क्या रेट रखोगे, सब कुछ उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताती है। इन शॉर्ट सोशलिज्म ही हमारे पास दूसरे पे में इसको कमांड इकोनॉमी भी कहा जा सकता है, दोनों सेम है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को ज़्यादा कुछ तोड़ने मरोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। कहते हैं वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी लोकेटेड। भाई जो हमारे पास है भारतीय है जो पेट्रोलियम और एनर्जी का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, तो सीधा सीधा विशाखापट्टनम में है भाई। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स फेस्ड इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट ऑन रॉ मटेरियल एंड वेजेस। ठीक है भाई, जब एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, बोले क्या करती है, बोले कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, और उसकी जो इनपुट की कीमतें हैं ना, इनपुट रॉ मटेरियल की और जो वेजेस की कीमतें वो बढ़ जाएं अगर, तो उससे उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो यहाँ पे कम हो सकती है। तो वो क्या करती है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट है ना, जो उसको जो इन्फ्लेशन उसका हुआ है जो कीमतें बढ़ी है ना उसको वो यहाँ पे किस पे, नेक्स्ट कंज्यूमर पे ट्रांसफ़र कर देती है। तो कहता है ऐसी जो महंगाई है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब उपभोक्ता वस्तु निर्माण करने वाली कंपनी कच्चे माल और वेतन के रूप में इनपुट की बढ़ी हुई लागतों का सामना करना पड़ता है उसको, तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए उत्पादन की बढ़ी हुई कीमत को वो किस पर, उपभोक्ता पर ट्रांसफ़र कर देती है, उपभोक्ता से वसूल करती है। तो कहता है ऐसी जो महंगाई है ना उसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए भाई ये कॉस्ट टू कॉस्ट इन्फ्लेशन ऐसा कुछ ऑप्शन होता ही नहीं। ठीक है, कॉस्ट हमारे पास को कॉस्ट पुश इफ़ेक्ट, यानी कि जो हमारे पास कॉस्ट है ना, कॉस्ट बढ़ने के कारण महंगाई में जो वृद्धि होती है उस महंगाई को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश यानी कि लागत धक्के के कारण, लागत बढ़ने के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो देखो भाई इसमें लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, यानी कि जब मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो लोगों के पास पैसा बहुत है, तो हर कोई चीज़ें खरीदना चाहता है, तो उस चीज़ें के लिए ज़्यादा पेमेंट करने के लिए भी रेडी होगा। तो ऐसी जो सिचुएशन है वहाँ पे फिर क्या होगा, 100 रुपये की चीज़ है लेकिन यहाँ पे ए भी खरीदना चाहता है, बी भी, सी भी और डी भी। अब ए ने तो 100 रुपये देने के लिए रेडी हो गया, ठीक है, लेकिन बी बोला चल मैं 110 दूंगा भाई, सी बोला मैं 120 दूंगा भाई, डी बोला मैं 130 दूंगा भाई। तो इस तरीके से मनी की सप्लाई बढ़ने के कारण जो महंगाई होती है ना उसको हम यहाँ पे कॉस्ट पुल इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। और फिर बात करते हैं भी हमारे पास कहते हैं डिमांड पुल, कहते हैं बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाने के कारण जब महंगाई बढ़ती है, ठीक है, सप्लाई कम और डिमांड बढ़ गई, तब उस वक्त यहाँ पे महंगाई अपने आप बन जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है भाई, ये डिमांड पुल इफेक्ट इसका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है, तो कहता है आरबीआई ने एक, ठीक है, आरबीआई ने जो है कि भी लॉन्च करी थी 23 दिसंबर 2019 को एक स्कीम या एक ऑपरेशन जिसका एम था, द ऑपरेशन इज़ टू इंक्रीज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। कहता कंट्री में, देश में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है ना उसको कैसे बूस्ट किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन ट्विस्ट भाई।
ठीक है, किस नाम से जाना जाता है उसको? ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, हल्की फुल्की स्टैटिस्टिक्स है, ये ध्यान दें। कहता है कि व्हेन जो डिटरमाइन द सैम्पल साइज एंड ऑडिटर should also consider dash in addition to sampling risk and tolerable error। यहाँ पे क्या कहना चाहता है वो देखो भाई, जो ऑडिटर है ना उसको इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि हमारा जो सैंपल है ना उसमें एक एक्सपेक्टेड एरर, उसमें एक संभावित एरर यूँ कहा जाए, सॉरी, कमी पाई जा सकती है। ठीक है, डेफिशिएंसी पाई जा सकती है, ये चीज़ ध्यान में रखें। अब जो कमी है जो कि टॉलरेबल है, जिसको बर्दाश्त किया, पता है हम यहाँ पे क्या लगभग में बात करते हैं, जब भी जो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग में होता है, क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलना लगभग ना के बराबर है। मैं अगर आपसे कह दूँ कि भी आपको बताइए दो चीज़ों में से कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, तो आप है ना उसको रैंक दे सकते हो, लेकिन वो रैंक है ना अलग अलग परिस्थितियों में बदल भी सकता है। तो अब एक बारी आपने वस्तु ए को रैंक 1 दे दिया, हो सकता है अगली बार या वस्तु 2 को रैंक दे दो 1। ठीक है, तब उस सिचुएशन में जो एरर्स क्रिएट होती है ना उनको हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड एरर कहते हैं भाई। ठीक है, फिर हमारे पास एरर फ्री पैरामीटर्स, भाई यहाँ पे आपको इसके नाम से पता लगता है कि भाई हमने ऐसे पैरामीटर्स को या ऐसे मापदंडों को सेट करना जो कि एरर फ्री होते हैं। तो देखो एरर फ्री पैरामीटर्स का यहाँ पर कोई लेना देना है ही नहीं, और एरर डेविएशन परसेंटेज भी एक एक्सपेक्टेड जो हमारे पास है परसेंटेज होता है कि भाई हाँ हमारा एरर है ना भाई, यहाँ पे हो सकता है कि भाई 1 से लेकर 2% या इधर 0, कुछ भी इनके बीच में हमारे पास 0 से 1 के बीच में भाई इसमें कोई भी डेविएशन हो सकता है। हमने जैसे उम्मीद करी थी उससे ज़्यादा भी हो सकता है एरर, और उससे कम भी हो सकता है, वो परसेंटेज को यहाँ पे शो करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 58 कहता है डैश इज़ एन इफेक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक फॉर स्टडिंग हाउ ए ट्रेंड और इशू माइट डिफर अक्रॉस सब ग्रुप्स। कहते हैं कि भी अलग अलग उप समूहों में किस तरीके से एक ही प्रॉब्लम या एक ही ट्रेंड या एक ही इशू अलग अलग इफ़ेक्ट डाल सकता है, इसको हम सैम्पलिंग की किस टेक्निक से समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो देखिए भाई, हम यहाँ पे सैम्पलिंग के 4 टेक्निक्स आपके सामने रखी गई है। तो यहाँ पे जो सैम्पलिंग की 4 टेक्निक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, बोले भाई सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की। बस सर ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए भाई, जब सैम्पल है ना एक स्पेसिफिक जो कहा जाए कि भी रेगुलर इंटरवल पे लिया जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कह दिया जाए कि भी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमने सैंपल को बांट दिया, नंबरिंग दे दी, और फिर हम कह दें कि भी हम हर तीसरे पर्सन को यहाँ पे उठाएंगे। ठीक है, हर तीसरे पर्सन को यहाँ पे एज ए सैंपल ले लेंगे, या हर तीसरे नंबर के आइटम को हम यहाँ पे एज ए सैंपल ले लेंगे, तो जो इनका इंटरवल है वो सेम जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्लियर है। उसके बाद फिर बात करता है ब्लॉक सैम्पलिंग। अब ब्लॉक सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे कि मैं मान लो आपकी बात करता हूँ हरियाणा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 1 में और डिस्ट्रिक्ट 2 में अगर मैंने सैंपल लेना है तो मैं डिस्ट्रिक्ट 1 को एक ब्लॉक मान लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट 2 को एक ब्लॉक मान लेता हूँ। अब इसमें से मैं सैंपल लूँगा, ध्यान में रखिए ये ब्लॉक बना दिए हम लोगों ने। उसके बाद फिर कहता है कि भी जो क्वाड्रेटिक सैंपलिंग होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। कहता है कि भी ये एक क्लासिकल टूल है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक स्पेसिफिक स्क्वायर फीट एरिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, जो आपने देखा होगा कि भी नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे कि भी कुछ लोग हैं जो जंगलों में जानवरों को ढूंढते रहते हैं कि भी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सैम्पलिंग टेक्निक बोले भाई कुछ एक एरियाज़ को सिलेक्ट करते हैं और फिर उनमें से किसी स्पेसिफिक एरिया को एज ए सैम्पल चूज़ करते हैं और वहाँ पे रिसर्च करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं कि भी हाँ किस एरिया में किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है, किस तरीके के जीव जंतु हैं, किस तरीके की जो इकोलॉजी है वहाँ पे वो चीज़। तो ये हमारे पास है क्वाड्राइट, ऑलमोस्ट ये हमारे पास जो जीव विज्ञानी हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर बात आती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो देखो भाई, अब मैं आप पे ध्यान दें, हरियाणा है, हरियाणा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 2। अब डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 इसके अंदर लेवल, अगर मैं यहाँ पे
लोगों को लेवल के रूप में बांटूं तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, कितने भी लेवल्स में इसको बांटा जा सकता है। क्यों? मान लीजिए अमीर, गरीब, मिडिल, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। मैंने इनको अब लोगों को किस में, लेवल्स में बांट दिया। ये तो ब्लॉक ए में भी मौजूद है और ब्लॉक बी में भी मौजूद है। समझ आई बात? तो यहाँ पे जो कहता है एक ही प्रॉब्लम लेवल 1 पे उसका जो इम्पैक्ट है ना वो कुछ और होगा, लेवल 2 पे उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, लेवल 3 पे उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। इस तरीके से अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग इम्पैक्ट डाल सकती है कोई भी एक प्रॉब्लम, कोई भी एक ट्रेंड या कोई भी एक इशू। और इसको हम स्टडी करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड हमारे पास कौन सा है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड हमारे पास सबसे बढ़िया है, क्योंकि बाकी किसी में भी है ना हमको इस तरीके से लोगों को या आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का अपॉर्चुनिटी वहाँ या वो जो मेथड वो हमको नहीं मिलता है, सिवाय स्ट्रैटिफाइड यानी कि लेवलिंग सैम्पलिंग इसको कहा जा सकता है, या स्तरित सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं सर, नेक्स्ट हमारे पास है जो अगला क्वेश्चन हमारे पास 58 हमारे पास है, 59 की बात करते हैं। तो देखो ये टेक्निकल क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे है ना जो डाटा है ना वो मैं एक ऑप्शंस को इधर है ना कुछ नहीं कर सकता, इसको अगर हम देखा जाए तो एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाई जा सकती है। बस यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भी कुछ रिवाइज स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, और उनमें से ये जो है 3-4 ग्रुप इधर बना दिए। तो आपको बताना है कि यूजिंग वर्क ऑफ अदर्स, ठीक है, कहता है कि भी यूजिंग वर्क ऑफ अदर, इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड मौजूद है। तो बोले भाई यहाँ पे 600 से लेकर 699 तक के जो स्टैंडर्ड्स है ना वो इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ठीक वैसे मान लो कि भाई इंडेक्स होता है कि चैप्टर नंबर 1 किस पेज से किस पेज तक है, वैसे ही कुछ मान लीजिए आप भाई रूल नंबर 600 से लेकर 699 तक, या जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं तो वैसे ही हमारे पास ऑडिटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे अलग अलग नंबरिंग से पहचाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60। तो जो कहता है कि भी मैनेजरियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ प्रिपेयर्ड फॉर, भाई मैनेजरियल अकाउंटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया जाता है? तो सर जी मैनेजर्स के लिए बनाया जाता है। और मैनेजर्स क्या होते हैं? इंटरनल यूजर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, इंटरनल यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं ना, तो हमारे पास पहला ऑप्शन तो ये। दूसरा कहता है वाइल फाइनेंसिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ डायरेक्टेड, पर जो है हमारे पास है प्रिलिमिनरी, किसमें? बोले सर ये तो हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। बोले कैसे? देखो भाई, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बैलेंस शीट बनती हैं, तो इनको हम कंबाइन में कहते हैं जी हमारे फाइनल या फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं इसको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन इसमें से कंक्लूजन निकालते हैं, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए जो हेल्प चाहिए तो वो इसमें से डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, और वो काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है भाई, तो ये जो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली हम लोगों ने निकाली बाहर, कहाँ से? बोले सर इन्हीं डाटा में से निकाली है, तो ये मैनेजमेंट के काम आएगा, तो जो कि इंटरनल। लेकिन अगर मान लो सरकार को डाटा चाहिए तो कहाँ से उठाएगी? सरकार यहीं से उठाएगी। भाई किसी रिसर्चर को डाटा चाहिए तो वो कहाँ से उठाएगा? वो यहाँ से उठाएगा। भाई पब्लिक को डाटा चाहिए तो पब्लिक कहाँ से उठाएगी? यहीं से उठाएगी। तो इसका मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना वो तो बाहरी लोगों के लिए है, और जो हमारे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग है वो आंतरिक लोगों के लिए है। क्लियर है भाई? यहाँ पे ध्यान में दे। अब ध्यान दें, ये स्टॉक होल्डर्स है ना, ये हमारे पास ये इनको वैसे तो ये इंटरनल में आता है, लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो हमारे पास किसके अंदर? बोले भाई इंटरनल मैनेजमेंट टीम, जो कि इंटरनली एक्सटर्नल के लिए होता है। तो यहाँ पे ध्यान दे इस चीज़ के ऊपर। और नेक्स्ट हमारे पास, हाँ एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दे, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर एक टर्म लिखी है ऑडिट टीम। देखो भाई, ऑडिट टीम हमेशा और हमेशा आपके जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना इसके ऊपर फोकस करती है। भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या हुआ? ऑडिटर टीम उसको कभी भी चेक नहीं करती है, मोस्ट ऑफ केसेज में उसको चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मैनेजरियल इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है मैनेजरियल अकाउंटिंग के थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है। ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए जिनकी चेकिंग होती है वो हमारे पास फाइनेंशियल, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डाटा कंक्लूड किया गया वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से ही लिया गया है। तो कोई ऑडिटर भी होगा तो वो भी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही चेक करेगा, मैनेजरियल अकाउंटिंग को नहीं। जबकि इधर है ना पहले वाले ऑप्शन में मैनेजरियल ऑडिट टीम लिख रखा है, जो कि सरासरी गलत है। ठीक है भाई ये क्वेश्चन पेपर ऊपर नीचे हो जाता है भाई थोड़ा सा,
तो अभी हम बात कर रहे हैं भाई, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, 60 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। यहाँ पे ध्यान दे, कहता है स्टीफन्स है भाई, स्टीफन्स जो है कि भी वो एक बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो उसको रन करता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। भाई नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान दे। तो सबसे पहले तो बात भाई, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यानी कि वो खर्चे जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहला रेंट ऑफ द फैक्ट्री। अब सर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग होती कहाँ है, बोले सर फैक्ट्री में होती है। और फैक्ट्री का किराया फिर किस में, बोले मैन्युफैक्चरिंग का ही तो हिस्सा होगा ना सर, बिल्कुल। फिर यहाँ पे कहता है कि डेप्रिसिएशन, बोले सर मशीनें हैं, उन बिल्डिंग है, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, बोले अच्छा। अब वो हरास किस वजह से लगा सर, उनके यूज़ होने के कारण। और यूज़ तो हमने सर चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अब मशीन चलाई है। क्यों चलाई मशीन, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चलाई ना, तो इसीलिए उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमारे पास किस में आ जाएगा भाई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट में आ जाएगा। और भी यहाँ पे जो कर्मचारियों की सैलरी होती है ना, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी होती है, उसको भी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह लो या फैक्ट्री ओवरहेड कह लो, उनमें कंसिडर किया जाएगा। और भी बिजली जो फैक्ट्री में यूज हुई है भाई, प्रोडक्शन के लिए तो हुई होगी ना, तो इसीलिए ऑप्शन ए बी सी डी सभी को हम यहाँ पे किस में कंसिडर करेंगे, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कैटेगरी में क्लियर या कंसिडर करेंगे। समझ में आई। फिर नंबर 62 पे क्वेश्चन आ जाता है। 62 पे क्या क्वेश्चन आया हमारे पास, 62 पे क्वेश्चन हमारे पास आया भाई, जो ए लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंपनी डिसाइड टू कॉन्ट्रैक्ट वेंडर कंपनीज टू क्रिएट कंटेंट फॉर देयर लर्निंग प्रोडक्ट, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो भाई, यहाँ पे कहते हैं कि भी एक कंपनी है जो कि शिक्षा के कार्य में काम करती है, और वो शिक्षा उत्पादों के लिए जो विक्रेता कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भी आप हमारे लिए अपनी सर्विसेज दोगे। मतलब क्या दिक्कत होती है, देखो ध्यान से। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन ए से शुरू करता हूँ कि ऑफशोरिंग क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहला ऑफशोरिंग, ठीक है। ऑफशोरिंग हमारे पास क्या होता है, तो देखिए भाई, कहता है कि भाई ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ और ऑनरशिप ऑफ ए कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस इनटू ए डिफरेंट कंट्री फ्रॉम वन कंट्री, यानी कि जब कंट्री ए से किसी कंपनी के ऑपरेशंस को कंपनी बी में शिफ्ट किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑफशोरिंग, ठीक है। मान लो एक कंपनी है जो कि अभी आपने देखा होगा, कहता है कि भाई एप्पल है ना, वो चाइना में काम कर रही है, तो उसने क्या करा, अभी चाइना से अपने प्लांट को शिफ्ट करके, अपने ऑपरेशन को शिफ्ट करके कहाँ पे, बोले इंडिया में वो अपने आप को शिफ्ट कर रही है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑफशोरिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे कहते हैं ग्लोबल सोर्सिंग। ग्लोबल सोर्सिंग का मतलब कहता है कि भाई कंपनी ए है, उसको अगर रॉ मटेरियल चाहिए या उसको कुछ गुड खरीदनी है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, एक लोकल से और एक इंटरनेशनल मार्केट से। तो जब कोई कंपनी अपना रॉ मटेरियल या अपनी ज़रूरत की चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट से खरीद रही होती है, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल सोर्सिंग, ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय सोर्सिंग उसको यहाँ पे कहा जाता है। और उसके बाद फिर कहता है जी इन सोर्सिंग क्या होता है, तो ध्यान दे, जो इन सोर्सिंग है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कहा गया, जब कंपनी अपना काम बाहरी लोगों से ना कराकर, ठीक है, ध्यान दे, बाहरी लोगों से ना कराकर कंपनी के ही लोगों से कराए, यानी कि कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट यानी कि अलग अलग लोगों की हेल्प लेने के बजाय खुद से उस काम को करे, अपने ही कर्मचारी से करवाए, तो उसको इनसोर्सिंग कहा जाता है। और अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब जब कंपनी ए अपने कुछ कामों को करने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट बाहरी कंपनियों को काम पे लगा देती है, जैसे कि भी टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब क्या होता है, इसको हम नॉर्मली बीपीओ कहते हैं भाई, जो टेली कम्युनिकेशन है। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट ख़रीदा, उस प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप उसके कस्टमर केयर पे फ़ोन मिलाओगे ना। अब ये कस्टमर केयर वाला काम वो कंपनी है ना, किसी थर्ड पार्टी को दे सकती है, और थर्ड पार्टी आपकी फ़ोन कॉल अटेंड करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन कंपनी तक पहुंचाएंगे। तो ये जो थर्ड पार्टी इधर है ना, वो क्या है, वो एक काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग है, यानी कि अपना काम बाहरी प्रोफेशनल से करवाना, ये हमारे पास आउटसोर्सिंग
ऑफशोर्सिंग है। तो ऑफशोरिंग कि जब एक कंपनी अपने ऑपरेशंस को कंट्री ए से कंट्री बी में शिफ्ट कर रही है तो इस प्रोसेस को ऑफशोर्सिंग कहते हैं। ग्लोबल सोर्सिंग, जब कंपनी ए है ना ओपन मार्केट में होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट से अपने लिए सामान खरीद रही है तो वो हमारे पास ग्लोबल सोर्सिंग है। इनसोर्सिंग, जब कंपनी अपने ही कर्मचारियों को अपना काम करने के लिए कहती है, जैसे कि भी अब कंपनी अगर मान लो कि भी बाहरी टेली कम्युनिकेशन या बीपीओज़ की हेल्प लेने के बजाय खुद का ही एक टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बना दे और कस्टमर्स की जो कंप्लेंट है वो खुद से ही अटेंड करना शुरू कर दे तो उसको इनसोर्सिंग कहते हैं। और जब बाहरी कंपनीज़ की या बाहरी बीपीओज़ की मदद ली जाती है तो उसको हम यहाँ पे आउटसोर्सिंग कहेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर आ जाते हैं। ए डैश इज़ व्हाट मेक योर प्रोडक्ट और सर्विस स्टैंड आउट फ्रॉम योर कंपिटिटर्स एंड इज़ जनरली द रीज़न वाई कस्टमर विल परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। सॉरी, ये बार बार दिक्कत देता है यार, बार बार प्रॉब्लम है, ये जो छिड़ जाता है कोई बात नहीं, हम इसके पहुंचाते हैं वहीं पे। 63 पे थे ना हम लोग, हाँ 63 पे थे। तो 63 पे कहता है कि जनरली द रीज़न वाई कस्टमर विल परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस ओवर दोज ऑफ द कंपटीशन या कंपिटिटर्स। देखिए ध्यान से, कोई भी आप कौन सी तरकीब का अपना इस्तेमाल करोगे जिससे कि भी कोई भी ग्राहक है ना बाज़ार में इतने सारे प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद भी आपके ही प्रोडक्ट को खरीदे, ऐसा क्या करोगे आप? तो सबसे पहले तो देखो भाई, ब्रांड इक्विटी। देखो ये आंसर नहीं है, लेकिन ब्रांड इक्विटी क्या होता है वो चीज़ आप समझ लीजिए। तो कहता है कि भाई ब्रांड इक्विटी कह सकते हैं सिंपली वैल्यू ऑफ द ब्रांड, भाई किस ब्रांड की कितनी वैल्यू है। लेकिन ध्यान दो, ब्रांड की वैल्यू लोगों को प्रोडक्ट खरीदने पर प्रभावित नहीं करती, इन्फ्लुएंस नहीं करती। जैसे कि भी देखा जाए, क्या बजाज वालों की जो ब्रांड वैल्यू कम है क्या सुजुकी वालों की ब्रांड वैल्यू कम है क्या हीरो वालों की ब्रांड वैल्यू कम है क्या होंडा वालों की ब्रांड वैल्यू कम है लेकिन हर एक कंपनी अपने अपने सेगमेंट में अपना अपना परफॉर्मेंस बढ़िया दे रही है और अपना अपना काम कर रही है। तो ब्रांड इक्विटी नहीं है ऐसी कि जो आपके कस्टमर्स को आपके कंपटीटर्स की तुलना में आपका ही प्रोडक्ट परचेज करने के लिए फोर्स कर सके। ठीक है। फिर बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। भाई देखिए ध्यान दें, इसके ऊपर क्या बात आती है कि बौद्धिक संपदा। भाई आपके पास कुछ ऐसे कॉपीराइट्स हों, कुछ ऐसे ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं, तो ध्यान दें लोग ऐसे भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। बोले कैसे? ध्यान दें भाई, यहाँ पे एक मैं मेडिसिन का नाम लूँगा जिसका नाम है ऑगमेंटेन, AUGMENTAIN। ऑगमेंटेन एक मेडिसिन का नाम है जो कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग है भाई। अब देखा जाए तो इसका जो फार्मूला है ना वो इन्वेंट करा था GSK ने, और विक्स वाली कंपनी GSK ने इसका फार्मूला इन्वेंट करा। लेकिन इंडिया के अंदर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो कर रहा है सिप्ला। कौन कर रहा है? सिप्ला। अब सर जी बात करेंगे इसका एग्जाम्पल का यहाँ पे क्या मतलब है, तो देखो ध्यान से, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी है? GSK की है। उसको मार्केट में कौन लेके आ रहा है? सिप्ला ला रहा है। तो एक बात बताओ, क्या आप GSK का प्रोडक्ट खरीद रहे हो या सिप्ला का? ऑब्वियसली आप तो सिप्ला का प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना। तो ध्यान दें, दूसरी कोई भी कंपनी है वो भी ऐसा ही प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएगी। जैसे कि भाई अमोक्सिलिन है भाई, एक मेडिसिन का नाम है अमोक्सिलिन, वो भी एंटीबैक्टीरियल है। तो हम यहाँ पे ऑगमेंटेन के बजाय अमोक्सिलिन को ज़्यादा परचेज करते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है और इन कंपैरिजन टू ऑगमेंटेन वो सस्ती भी है। ऑगमेंटेन काफ़ी महंगी पड़ती है। तो यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना वो भी कस्टमर्स को आप तक नहीं खरीद पाएगी या आप तक नहीं पहुंचा पाएगी दूसरे कंपटीटर्स, क्योंकि GSK ने भले ही कितने ही बढ़िया इनोवेशन कर दी हो लेकिन वो अमोक्सिलिन के बराबर काम नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना वो भी इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही। फिर कहता है पैकेजिंग एंड सेफ्टी वैल्यूज़ या स्टाइलिंग वैल्यू। तो देखो भाई ये आई कैचिंग होते हैं, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट अगर पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, बहुत अट्रैक्टिव है,
तो वो सिर्फ नए कस्टमर्स को एक बार के लिए अट्रैक्ट कर सकती है। पुराने कस्टमर्स अगर आपके प्रोडक्ट पे दम नहीं है तो वो दोबारा से आपकी पैकेजिंग को देखकर धोखा नहीं खाएंगे। हाँ, नया कस्टमर ज़रूर आपकी पैकेजिंग को देखकर अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन जिस कस्टमर ने एक बार आपका प्रोडक्ट यूज़ कर लिया और वो वैल्यूलेस मिला उसको, तो वो उसको दोबारा नहीं परचेज करेगा, भले ही आपकी पैकेजिंग कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। लेकिन बात करते हैं इधर, बोले यूनिक सेलिंग जो प्रपोजिशन है वो क्या होता है सर? तो देखिए ध्यान से, जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है इसमें क्या होता है कि कुछ एडिशनल सर्विसेज आप देते हो, जैसे कि भी आफ्टर सेल सर्विसेज है, गारंटी है, वारंटी है, कस्टमर से बातचीत करने का जो क्लाइंट को हैंडल करने की जो सर्विसेज हैं वो सब आप आउटस्टैंडिंग देते हो, तब उस वक्त कोई भी ग्राहक है ना ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खिंचा आएगा बाकी कंपटीटर्स को छोड़ के। ठीक है, सपोज करें कि पर्सन ए को यहाँ पे प्रोडक्ट एल, एम और एन ये मार्केट में मौजूद है, तो वो इनके बारे में क्वेरी करेगा। अब जो उसके सारे सवालों के जवाब दे देगा वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। और ये सारे सवालों के जवाब कैसे दिया? क्योंकि कंपनी ने यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन जो हमारे पास है प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया है, जिससे वो क्या कर रहा है, कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ बेटर तरीके से कस्टमर्स को दे रहा है। अब यहाँ पे मान लो कि भी ये एक्स्ट्रा सर्विस यानी कि आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा और ये दे रहा है, तो लोग इसकी तरफ अपने आप खींचे चले आएंगे। भाई आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहोगे क्या जिसमें अगर कल को बाद में कुछ गड़बड़ होगी तो उसके सर्विस सेंटर ही मौजूद ना हो? बताओ, आप ऐसे प्रोडक्ट को ख़रीदोगे ही नहीं। तो आपके सर्विस सेंटर हर शहर में होना कस्टमर्स को एक एडिशनल सर्विस है, जिससे कस्टमर बिना किसी टेंशन के आपके प्रोडक्ट को आपके कंपटीटर की तुलना में ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। समझ आई? नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है भाई, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है 63 हो गया, 64, 65। ठीक है, 65 के ऊपर कहते हैं कि भी इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, भाई जब भी हमें कोई नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो व्हेन विल यू डेवलप मार्केटिंग एंड अदर बिजनेस स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे कहता है कि मार्केटिंग और दूसरी बिजनेस स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल आप कब करोगे? तो ध्यान दो भाई, आपको ये ऑप्शन करने से पहले ना ये समझना है, कहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है ना वो क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है भाई, देखिए कोई भी आपका जो, एक मिनट, हाँ ठीक है, कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है ना उसके बारे में, ये बात बड़ी ध्यान से है, उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो किस तरीके। सबसे पहला शुरुआत होती है आइडिया से भाई। ठीक है, आइडिया से शुरुआत होती है। आइडिया के बाद फिर बंदा उस आइडिया की फिजिबिलिटी चेक करता है कि भाई अरे हाँ भाई ये आइडिया सही भी रहेगा कि नहीं, ये सस्ता भी पड़ेगा कि नहीं, ये बजट में आएगा कि नहीं। तो इसीलिए उसको कहा जाता है इधर वैलिडेशन। ये सेकंड स्टेप होता है। वैलिडेशन होने के बाद, वैलिडेशन यानी कि वो हाँ भाई ये ठीक है कि नहीं, फिर बनाया जाता है उसका प्रोटोटाइप। क्या बनाया जाता है? उसका प्रोटोटाइप। अब ये प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है उसका एक किस्म से सैंपल क्रिएट करना है कि भाई हम जो बनाना चाह रहे हैं बना के देखा है कि वो उसके अकॉर्डिंग बन भी पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। जब प्रोटोटाइप आपका बन के तैयार हो जाए और वो यहाँ पे बिल्कुल सेट है, तो फिर उसके बाद फिर आप करोगे उसकी मार्केटिंग। ठीक है भाई, क्या करोगे आप? उसकी मार्केटिंग। और उस मार्केटिंग के बाद फिर जो अगला स्टेप है फिर वो आपकी डेवलपमेंट। भाई मार्केटिंग कर ली, अब आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड करोगे तो डेवलपमेंट आ जाएगा। और हमारे पास जो अगला और लास्ट वो है, फिर उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेशनल या एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर कम्प्लीटली लॉन्च करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे, यानी कि LAUNCH। अब उसको मार्केट में लॉन्च करा जा रहा है। लॉन्च करने के बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पे करेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने जो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डेवलपमेंटल साइकिल आपके सामने मैंने अलग अलग ऑप्शंस के रूप में स्टेप टू स्टेप रख दी है। और यहाँ पे देखिए जो सवाल है ना वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है ना तो ये बताइए कि भाई जो डेवलपमेंट, मार्केटिंग और दूसरी बिजनेस स्ट्रेटजीज है वो कब अपनाई जाती है। तो कहता है कि भाई आफ्टर द कॉन्सेप्ट इज़ डेवलप्ड एंड टेस्टेड। इसका मतलब जब आपका प्रोटोटाइप बन के तैयार हो जाता है ना उसके बाद आप मार्केटिंग पे जाते हो। तो ये प्रोटोटाइप बन गया, उसको टेस्ट कर लिया, ओके निकला, तभी तो उसकी मार्केटिंग करोगे, तभी तो लोगों को उसके बारे में बताओगे।
ठीक है, तब तक तो आप उसको छुपा के रखोगे। हमारा डीआरडी हो लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन जब उसके प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो जाते हैं तभी तो वो हमारे सामने एक नए प्रोडक्ट के रूप में आते हैं। उससे पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको अपना एक क्या करते हैं, अपना एक प्लान बना के रखते हैं बस। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सर टीडीएस की फुल फॉर्म की बात करनी है कि भाई इनकम टैक्स में टीडीएस का मतलब क्या होता है। ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, यानी कि जैसे ही आपने कमाया तो कमाने के स्थान पर ही आपकी इनकम में से टैक्स काट लिया जाएगा। उसको हम कहते हैं टैक्स डिडक्शन या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर ही कर की कटौती। ए भगवान, ये छिड़ जाए यार बार बार। तो इधर जो बात है भाई, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन सर जी ठीक है 67, यहाँ पे ध्यान दें। ये देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, ऊपर वाले भी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग था और अब भी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग है। इनके आंसर्स है ना, क्योंकि हर साल हमारी सरकार जो है इसके लिए अलग से टैक्स रेट वगैरह अनाउंस करती है, तो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन के जो आंसर है ना वो में भी हर साल बदल जाते हैं। तो कभी यहाँ पे 12% या 10% या कुछ और आ सकता है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या कहता है कि भाई अगर मान लो कि भाई आप एक उच्च आय कोष्ठक में आते हो और आपकी इनकम जो 30% तो आपके आयकर जो है कि भाई अतिरिक्त सरचार देनी होती है, यानी कि टैक्स रेट है भाई, जैसे कि भाई 0%, 5%, 20%, 30%। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम है उसके ऊपर 30% टैक्स भी लग गया है और आपकी इनकम जो है 50 लाख से अधिक है या ज़्यादा है, तब उसके ऊपर आपको कितना सरचार्ज देना पड़ेगा। और सरचार्ज की बात इधर है तो ये कितना 10% सरचार्ज इसका है भाई, ये लगता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारे पास जो है कि भी इसको आप खुद से देखें, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये हर साल बदलते रहते हैं। भाई सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब क्या रहने वाली है, भाई सैलरीड पर्सन के लिए क्या रहने वाली है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या रहने वाली है। तो ये चीज़ तो है ना कि भी एक लिहाज से कि भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बस जो दिया गया उसकी को मान लीजिए, क्योंकि ये हर साल लगभग चेंज होते रहते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास। बोले ठीक है सर, हम यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं, और वो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, वो है सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या कहता है, कहता है टाइम एंड वेट आर विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स। अब ये भी हमारे पास जो है कि भाई वेरिएबल की कैटेगरी में आता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हिंदी में हम लोग कहते हैं भाई चर। क्या कहते हैं, चर। ठीक है, यानी कि एक लिहाज से आप इसको कह सकते हो फैक्टर। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो बोले फैक्टर। अब ये फैक्टर है ना अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे कि इसने बता दिया हमारे पास डिस्क्रीट जो वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल, ये 4 कैटेगरी दे दी। तो सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करें तो इसको कहा जाता है काउंटेबल। क्या कहा जाता है, काउंटेबल। भाई ये वो हमारे पास वेरिएबल है जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल, जैसे कि भी 1 2 3 4, क्लास में कितने बच्चे हैं, बोले 50 हैं, तो 1 से लेकर 50 तक जाएंगे, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहते हैं ये वो वेरिएबल होते हैं जो दूसरे वेरिएबल से प्रभावित होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। जैसे कि भी अगर मैं बात करूं खेती की, खेत में प्रोडक्शन बढ़िया होगी कि नहीं होगी, किस पे डिपेंड करेगा, बोले सर अच्छी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, बोले सर इधर जो बात है हमारे पास अच्छी धूप आ रही है कि नहीं आ रही है, खेत में अच्छा खाद डाला कि नहीं डाला, अच्छा बीज इस्तेमाल करा कि नहीं करा। तो इन सभी को हम यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरी में डाल देते हैं। फिर बात करते हैं इंडिपेंडेंट। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनका दूसरे किसी भी चर के साथ है ना कोई रिलेशन नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री फ्लो रहते हैं भाई। ठीक है भाई, जब डिपेंडेंट है तो वहाँ पे कंडीशन लग जाती है कि भाई अच्छी फसल होगी अगर बीज अच्छा डाला, खाद अच्छी डाली, भाई यहाँ पे पानी अच्छा दिया, धूप अच्छी आई, बारिश सही रही, ज़मीन बढ़िया है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स होते हैं जो दूसरी चीज़ों से प्रभावित होते ही नहीं। जैसे कि भी अगर मैं बात करूं, कहते हैं कि भी आपको क्या एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है भाई, किसी एक घटना का दूसरी घटना से कोई रिलेशन ही ना होना। जैसे कि भाई अच्छी फसल होगी, उसका किसी भी राजनेता के प्रधानमंत्री या मंत्री बनने से कोई रिलेशन नहीं होगा ना।
तो ऐसा जो डाटा जो कि बाकी सभी अदर फैक्टर से डिफरेंट है और उनसे प्रभावित नहीं होता, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरी में आ जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं भाई। ठीक है, वो किसी से प्रभावित नहीं होता। और फिर बात करते हैं बोले कंटिन्यूअस। तो कहते हैं अभी कंटिन्यूअस के अंदर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको समझ लीजिए भाई। ये गिनने लायक तो होते हैं, यानी कि डिस्क्रीट के जैसे काउंट तो किया जा सकता है, लेकिन इनमें एक स्पेसिफिक इंटरवल होता है भाई। एक स्पेसिफिक इंटरवल की बात करें, जैसे कि भी मैं बात करूं 5, 6, 7, हर एक में एक का इंटरवल है ना। ठीक है, तो ऐसा जो डाटा, ऐसी जो हमारे पास वेरिएबल्स जिनके अंदर एक रेंज की बात होती है और उस रेंज में अवेलेबल हर एक डाटा में एक स्पेशल जो वेरिएंस है ना वही देखने को मिलता है, एक जैसा अंतर देखने को मिलता है, तो उसको हम यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल सी बात करें, हम बात करते हैं भाई इधर बोले 5 से 10, 10 से 20 सॉरी 15, 15 से 20, यानी कि हर बार की जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो ये कौन सा है, ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है भाई। कौन से वेरिएबल है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। तो यहाँ पे कहता है भी कंपनी की जो असेट्स हैं ना और लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम यहाँ पे कहाँ पे शो करते हैं। तो ऑब्वियसली भाई असेट्स और लाइबिलिटी को तो हम बैलेंस शीट में ही शो करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई माथापच्ची करने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71, बोले प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना वो एग्जाम्पल है कौन सी कॉस्ट का। तो इसने कहा भाई यहाँ पे आंसर तो है फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन ये कैसे हुआ सर, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और स्कैटर कॉस्ट क्या होता है, इन सभी को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम यहाँ पे कौन सी कॉस्ट के बारे में, हम यहाँ पे जो कॉस्ट पढ़ लेते हैं वो है मिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। अब देखिए मिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। तो अगर मैं कॉस्ट को क्लासीफाई करूँ तो कॉस्ट दो तरीके की, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं कहूँ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिक्स कर दूं तो कौन सी कॉस्ट बन जाएगी, मिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगी। और मिक्स्ड कॉस्ट को ही हम यहाँ पे स्कैटर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू मिक्स्ड कॉस्ट और मिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू स्कैटर कॉस्ट। थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बोला जा रहा है। तो देखो भाई इसको कहते हैं स्थायी लागत। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसमें कुछ लागतें फिक्स होती हैं और कुछ लागत है ना घटती बढ़ती रहती हैं। ठीक है भाई, उनको हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। बोले कैसे, मान लीजिए मुझे एक पेन बनाना है, एक पेन बनाने के लिए कहते हैं कि भाई जो रॉ मटेरियल है ना वो हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन जो मशीनें हैं और जो फैक्ट्री का किराया है और जो हमारे पास बाकी सारे फैक्टर हैं वो हमारे पास फिक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो उसको क्या बोला, बोले मिक्स्ड कॉस्ट, और इसी को हम स्कैटर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास बात है। लेकिन अभी प्रॉपर्टी टैक्स कौन सा है, बोले फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में कैसे आया सर। तो देखो भाई प्रॉपर्टी एक बार आपने खरीद ली, ठीक है, उसके ऊपर मान लीजिए वो इतनी 1 लाख की है, कैसे भी उसकी हर साल वैल्यू लगाई जाती है और वो हर साल ही देना पड़ता है। और जो भी खर्चा हर साल देना पड़ता है, हर साल करना पड़ता है, उसको या बार बार करना पड़ता ही है, उससे आप पीछे छुड़ा से जब तक आप उस एसेट को किसी और को बेच नहीं देते तब तक आपको उसके ऊपर एक जो है कि क्या देना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 72, कहता है कि भी गुड्स एंड सर्विस एक्ट 1930 हमारे पास। तो वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू लाइक प्लेस एट अ फ्यूचर, यानी कि अरे भाई सिंपल सी बात है, हमने सामान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट आज करा, लेकिन सामान करने के सामान चलो 10 दिन के बाद ले लेंगे, हम उठा लेंगे। तो यानी कि जो फ्यूचर के ऊपर सेल छोड़ दी गई उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे एग्रीमेंट ऑफ सेल। क्या कहेंगे, एग्रीमेंट ऑफ सेल। भाई हमारा सेल का एग्रीमेंट हो गया है और भविष्य में ये बंदा हमारे से इतना माल खरीद के ले जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है डैमेजेज विच आर डिफ़िकल्ट टू एक्सेस आर कॉल्ड। भाई अलग अलग तरह के जो हानियाँ हैं वो कौन सी हानियाँ जिसका मूल्यांकन करना या जिसकी वैल्यू निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में दे। बोले क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना उठाया गया है, ये उठाया गया है बिजनेस लॉ से। कहाँ से, बिजनेस लॉ से। यूँ कहा जाए भाई हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना
उसमें से एक क्वेश्चन उठाया गया है। अनुबंध क्या है, अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं, अनुबंध तोड़ने पे कौन सा किस तरीके से लॉस होगा। तो अनुबंध के तोड़ने पर होने वाले अलग अलग जो नुकसान है ना, उनको हम यहाँ पे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कहीं पे इसको हम यहाँ पे जो है कि लिक्विडेटेड डैमेज बोल लेंगे, कहीं पर हम इसको नॉमिनल डैमेज बोल लेंगे, कहीं पर इसको पुंटिव डैमेज बोल लेंगे, और कहीं पे हमारे पास कॉन्सिक्वेंशनल डैमेज बोल लेंगे। ये क्या होते हैं सर? तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं पुंटिव डैमेज की बात करते हैं भाई। किसकी? पुंटिव डैमेज। तो देखो भाई, मान लीजिए कि भी आपने जो है कि भी आपके खिलाफ जो है कि भी किसी कस्टमर ने कोर्ट में या किसी पार्टी ने या जो आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति थे, आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, उन्होंने आपके साथ यानी कि पर्सन ए ने पर्सन बी पर कॉन्ट्रैक्ट किया, और किसी कारणवश पर्सन बी मान लो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाता, तो वो वहाँ पे क्या करेगा? पर्सन ए चला जाएगा कोर्ट में। कहाँ पे चला जाएगा? कोर्ट में। अब कोर्ट में अगर यहाँ पे बी को गिल्टी पाया जाता है, तो कोर्ट जो नुकसान इसका हुआ वो तो इससे भरवाएगा ही भरवाएगा, उसके साथ में कुछ एडिशनल पनिशमेंट के रूप में उसको कुछ यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ सकता है बी को, जो कि कोर्ट जुर्माना लगा देती है। तो उस जुर्माने को या उस यूँ कहा जाए दंड को हम यहाँ पे पुंटिव डैमेज कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए बात करें कि भी एक पार्टी ए ने पार्टी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, और पार्टी बी ने है ना फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, उसको ब्रीच कर दिया। तो पार्टी ए को जो नुकसान हुआ वो हुआ 1 लाख का। तो यहाँ पे पार्टी बी को कोर्ट 1 लाख का भरने के लिए बोलेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा में उसके बिहेवियर को देखकर या उसके जो है कि भी जालसाजी को देखते हुए उस पर कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी यहाँ पे लगाई जा सकती है। और एक्स्ट्रा पेनल्टी जब लगती है तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? पुंटिव डैमेज कहते हैं भाई। ठीक है, या दंडनीय हानि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर कहता है सर जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंशनल जो हमारे पास डैमेजेज है वो क्या है? तो देखो भाई, पार्टी ए पार्टी बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब पार्टी बी की वजह से ए को जो लॉस होता है, कौन सा? हैवी डैमेज होता है। उस हैवी डैमेज को हम यहाँ पे किस में? कॉन्सिक्वेंशनल डैमेज कहते हैं। ठीक है भाई, पार्टी ए के कारण पार्टी बी के कारण पार्टी ए को जो नुकसान हुआ है उसको हम यहाँ पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को जब कोई बंदा तोड़ देता है तो बड़ा नुकसान जब होता है तब उसको हम यहाँ पे किस में? कॉन्सिक्वेंशनल डैमेज के नाम से जानते हैं, यानी कि परिणामी हानि के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं नॉमिनल डैमेज। ये क्या होता है सर? तो देखिए, जो नॉमिनल डैमेज होता है ना भैया, नाम मात्र का डैमेज है। यानी कि इसका मतलब भाई कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ा है, पार्टी ए और पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो पार्टी बी ने कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ा है, लेकिन उससे है ना पार्टी ए को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में जो लॉस हुआ ना, जो बड़ी अमाउंट का नहीं है, उसको हम नॉमिनल डैमेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नॉमिनल डैमेज में। अब बात करते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर फोकस करना, फिर उसके बाद आपको आंसर करेंगे। बोले क्या? पार्टी ए और पार्टी बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनको पता थोड़े ना है। देखो, कुछ डाटा ऐसा है जिनका अंदाज़ा लगा सकेंगे, लेकिन अगर पार्टी ए ने इसको कोई काम करने के लिए दिया है और पार्टी बी उस काम को करने में डिले हो जाती है, लेट हो जाती है, तो पार्टी बी ने काम डिले करने की वजह से ए को कितना नुकसान हुआ? क्या कॉन्ट्रैक्ट के शुरुआत में इसका कंसिडरेशन या इसका पता लगाया जा सकता है? बोले नहीं लगाया जा सकता। तो वो डैमेज जिसका अंदाज़ा लगा पाना या जिसकी वैल्यू निकाल पाना मुश्किल है, तो वो हमारे पास कौन सा है भाई? लिक्विडेटेड डैमेज है, क्योंकि इस डैमेज का हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते ये होगा भी कि नहीं होगा, और अगर होगा तो बोले कि भी कितना हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल लॉस कहीं ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सिर्फ यहाँ पे एक है ना एस्टिमेशन के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास लिक्विडेशन डैमेज है। लेकिन ध्यान दे, इस डैमेज की जो हमारे पास नॉमिनल है और ये जो लिक्विडेटेड है ना, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट के शुरुआत में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये मोस्टली हमारे पास जो डिले करता है ना कोई भी पार्टी किसी काम को, तब उस वक्त दूसरी वाली पार्टी इस डैमेज की यहाँ पे गुहार लगा सकती है कि भाई आपने हमारा नुकसान करा दिया, अब आप हमको लिक्विडेटेड डैमेज हमको पे करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले देखिए यहाँ पे क्या कहता है, आपने मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए है ना हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो फार्मूला है वो क्या है? सिंपल सी बात है, ये जो डाटा आपके पास गिवन है ना, इसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है चढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में लगा लो। तो सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे 1 है,
उसके बाद फिर 2, फिर से 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 6, फिर 6, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 18, फिर 24। अभी अगर देखा जाए तो कितने बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर जी मेरे पास 10 आइटम है। अब देखो मैं क्या करूँगा, मीडियन के अंदर क्या होता है कि भी आधे इस तरफ और आधे इस तरफ, और बीच में जो डाटा बचेगा ना वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। लेकिन सर जी यहाँ पे तो संख्या है ना वो इवन होगी, तो आधे इधर चले गए और आधे इधर चले गए, तो बीच में क्या बचा, बोले कुछ नहीं बचा सर। तो अब क्या करें, तो बोले ये जो बीच के 2 इन्फॉर्मेशन है ना इनको जोड़ लो। बोले सर 4 + 6 और इसका एवरेज कर दो, कितना 10, 10 का डिवाइड 2 तो कितना निकला, बोले 5। तो 5 इज़ द आंसर। यानी कि जो मीडियन है इधर वो कितना निकला है, वो मीडियन निकला है 5। तो कैसे निकला है वो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे चुका हूँ। फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप रिकैप करके वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 75 है ना उसको समझ लीजिए। यहाँ पे निकाल रहा हो स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कैसे निकालेगा सर, तो देखो भाई डाटा आपके पास पहले से सेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, बोले हाँ जी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे उस प्रोसीजर को समझ लीजिए। जैसे कि भी मैं बात करता हूँ इधर मेरे पास, मैं इनको मान लेता हूँ x, ठीक है भाई x। अब मैं n गिनना चाहूँ तो n का मतलब होता है जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उनकी संख्या कितनी है। तो पता लगा 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास n कितना है 6। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, n 6 है। तो करते कैसे समझ लीजिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बोले 10, 10 के बाद फिर 12, फिर 14, फिर यहाँ पे 15, फिर 17, फिर 18। अब मैं इनमें से है ना किसी एक को एक्सपेक्टेड मीन मान लेता हूँ। मैंने तो इसको एज्यूम मीन मैंने इसको मान लिया। तो मैं क्या करूँगा, हर एक डाटा में से है ना इस 14 को इधर से घटाता जाऊँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ से घटाया या जैसे ही मैंने इधर से घटाया तो मेरे को देखो यहाँ पे मिला -4, यहाँ पे मिला मेरे को -2, यहाँ पे मिला मुझे 0, यहाँ पे मिला मुझे +1, यहाँ पे मिला मुझे +3 और नीचे मिला मुझे +4। तो अब मैं क्या करूँगा, इनका स्क्वायर कर लूँगा। तो बोले चौक चौक 16, फिर यहाँ पे 4 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, ठीक है ये ध्यान दें, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 0 के 0, फिर 1 एकम 1, फिर यहाँ पे 3 तिया 9 और चौक चौक 16। अब ध्यान से देखो भाई हमारे पास 16, 16 दूनी 32, ठीक है 32 और 4 36, 36 और हमारे पास जो है कि भी 10 46। तो ये मेरे पास आ गया भी 46। अब मैंने इसको 6 से डिवाइड करना है, ये रूट में रहेगा, ध्यान दे। जैसे मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 6 42 यानी कि 7, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट फिर 6 6 आता चला जाएगा ऐसे, क्योंकि 40 आ गया ना लास्ट में 36 36 36 पे पाड़ा गिनते रहेंगे। अब मैंने क्या करना है, इस 7.66 का निकाल देना है रूट। क्या निकाल देना है, मैंने निकाल देना है रूट। मैं क्या करूँगा भाई 7.66 इसका रूट जैसे मैं निकाल लूँगा तो मेरा लगभग आता है 2 पॉइंट जो भी मेरे 76 आया था मेरा 2.76। तो सबसे रिलेटेड आंसर कौन सा है इधर, 7.25। ये हमारे पास इस तरीके से इसका फार्मूला है, वो लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मैंने ज़्यादा एक्स बार वगैरह के चक्कर में नहीं घुसाया, मैंने आपको सीधा बता दिया कैसे करना है, उसके भी पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 76। तो कहता है कि भी विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट ए लिक्विड असेट। भाई इनमें से कौन सी एक लिक्विड असेट्स नहीं है। तो ध्यान दे, सबसे पहला बोले स्टॉक, मैं उसको जब चाहूँ तब बेच सकता हूँ सर, शेयर ही तो हैं। प्रोमिसरी नोट, सर उसको तो मैं विद इन 1 ईयर इन कैश कर लूँगा ना। और टैक्स रिफंड, सर वो तो ऑलरेडी मेरे पास कैश फॉर्मेट में है। तो ये ऊपर वाली तीनों के तीनों है ना लिक्विड असेट की कैटेगरी में आते हैं भाई। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, लिक्विड एसेट। लेकिन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बोलो सर मैंने एक बिजनेस के अंदर पूंजी लगा दी है प्रॉपर तरीके से, या कंपनी ए और कंपनी बी ने मिल के है ना एक नए वेंचर के अंदर पैसा लगा दिया, तो वो तो परमानेंट लग गया ना भाई, वो तो काफ़ी सालों तक लगा रहेगा ना। तो ऐसा जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है तो उसको यहाँ पे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और वो कि लंबे समय के लिए लगाया जाता है, तो फिक्स्ड है वो लिक्विड नहीं है। क्लियर,
ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 77, द बैलेंस इन सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स इन करंट अकाउंट। ठीक है भाई, ध्यान दे, द बैलेंस इन सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स इन द करंट अकाउंट हेल्ड बाय द पब्लिक इन कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। भाई जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक है, उनके अंदर जो भी पब्लिक का पैसा है वो सेविंग्स पे लगा लो या जो भी डिपॉजिट्स हैं सेविंग्स के रूप में डिपॉजिट हैं और जो करंट अकाउंट में, तो उनके टोटल या उनको हम क्या कहते हैं। देखो भाई ध्यान दे, यहाँ पे बात आई टाइम डिपॉजिट की। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि भाई आपने बैंक के अंदर पैसा डाल दिया और आप उसको एक स्पेसिफाइड टाइम तक बैंक में ही रखोगे और उसके बाद निकालोगे, यानी कि इस दौरान आप उसको सीधा सीधा पैसा नहीं निकाल सकते और अगर निकालते भी हो तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, कुछ जुर्माना देना पड़ेगा बैंक को। तो टाइम डिपॉजिट का मतलब इन शॉर्ट भाई आपने एफडी सुना होगा ना, बोले 10 लाख की एफडी करा दी मैंने तो 5 लाख की एफडी करा दी, उसको कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट ही हमारे पास टाइम डिपॉजिट है भाई, क्लियर है। उसके बाद फिर प्रॉमिसरी नोट, बोले सर ये तो कोई मामला ही नहीं इधर, प्रॉमिसरी नोट तो चीज़ ही अलग है, ठीक है। और फिएट मनी, भाई फिएट मनी का मतलब होता है आपका रुपया, आपका डॉलर, जो भी कागजी मुद्रा है ना आपकी चल रही है वो सब फिएट मनी होती है, ठीक है। लेकिन बचा क्या, बोले डिमांड, क्योंकि मैं इनको जब चाहूँ उस वक्त निकाल सकता हूँ, इसीलिए मैंने उसको क्या बोले, या ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही रहेगा, डिमांड डिपॉजिट। भाई ये मांग जमाए हैं, जब भी कस्टमर को ज़रूरत होगी वो तुरंत इसको बैंक से निकलवा लेगा, ध्यान में रख लेना इस चीज़ को भी। फिर यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ CRR। देखिए भाई CRR क्या होता है, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। देखो कोई भी बैंक होता है ना तो उसके ऑपरेशंस, उसने अपने ऑपरेशंस को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट जो है ना वो कैश में RBI के पास डिपॉजिट करानी होती है भाई, ठीक है। और ये कितना डिपॉजिट होगा, तो RBI हर साल जो है कि भाई हर तिमाही पे CRR के रेट को रिवाइज़ करता रहता है कि भाई आप कितना यहाँ पे जो है पैसा हमारे पास डिपॉजिट कराओगे। ऐसा क्यों CRR क्यों करती है सरकार या RBI। तो देखिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भाई अमेरिका में 2-3 बैंक थे अमेरिका में जो कि बैठ गए थे, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उनके कस्टमर्स ने जब पैसा मांगना शुरू करा ना उनसे तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। आपने चाइना का भी एग्जांपल लिया होगा कि चाइना के अंदर भी है ना लोगों को बैंकों से उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा, लोग बैंक में पैसा निकलवाने जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उनको उनका पैसा वापस नहीं दे रहा, उल्टा चाइनीज़ आर्मी और चाइनीज़ पुलिस ने उनको पीटा, बोले आप पैसा निकलवाने आ ही क्यों गए हो। इधर जो बात है, ऐसी सिचुएशन इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ना आए तो बैंक जो है ना कुछ एक स्पेसिफिक रेट्स यहाँ पे पहले से तय कर देता है, जैसे कि भी SLR, जैसे कि CRR। तो यहाँ पे बात है CRR की, तो भाई एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपके टोटल डिपॉजिट जो भी बैंक के पास हैं उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज आप कैश में, ठीक है, आप कैश में RBI के पास डिपॉजिट करा के रखोगे, ठीक है भाई। ये हमारे पास है CRR। लेकिन ऑप्शंस की तरफ देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है द प्रपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक कीप्स एज रिजर्व। भाई यहाँ पे RBI का तो नाम ही नहीं आया ना, ध्यान दे। उसने कहा कि भी एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन है कमर्शियल बैंक के पास जो भी जमा है वो रिजर्व के रूप में रख लिया, बोले ना ये तो नहीं है भाई, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, सॉरी, ऑप्शन नंबर C, द रेशियो ऑफ मनी। ये तो रेशियो का तो मतलब ही नहीं भाई, रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, ना गलत। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर D, द रेशियो ऑफ बैंक टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट इन टर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड असेट। ये स्पेसिफाइड लिक्विड असेट्स का मतलब यहाँ पे ये तो है ही नहीं ना, उसने तो सीधा सीधा यहाँ पे बोल रखा ना भी कैश में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैश में ही होना चाहिए, तो स्पेसिफाइड लिक्विड असेट यहाँ पे जब कंसिडर करा तो ये हमारे पास रॉन्ग ले गया इसको। बचा क्या, बोले द डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट मेंटेन विद द RBI, यानी कि वो सेविंग्स, वो डिपॉजिट जो कि बैंक जो है ना नकद में RBI के पास डिपॉजिट कराता है, वो हमारे पास किस रूप में, बोले CRR कहलाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के ऊपर। कहते हैं विच टाइप ऑफ स्टॉक
ऑफर इन्वेस्टर्स ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर। भाई वो कौन से टाइप के डिविडेंड है जिन पे यहाँ पे जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको एक फिक्स्ड टाइप का जो डिविडेंड है ना वो मिलता है। तो आंसर तो इसमें प्रेफर्ड स्टॉक्स है भाई, प्रेफर्ड स्टॉक्स यानी अरे प्रेफरेंस शेयर्स कह सकते हो आप। ठीक है भाई, आपको पता ही है इनके ऊपर एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, बस बात खत्म। ठीक है, तो इसलिए इनको प्रेफरेंस स्टॉक्स कहते हैं। बोले सर ये मिड कैप स्टॉक्स क्या होता है? तो भाई देखो, ऐसी कंपनीज जिनकी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो 5,000 करोड़ से ऊपर लेकिन 20,000 करोड़ से नीचे है, तो ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं मिड कैप कंपनीज। और इन मिड कैप कंपनीज के शेयर्स को हम मिड कैप स्टॉक के नाम से जानते हैं। क्लियर? ठीक है जी। और जब मिड कैप है तो उनके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा या जो इन अर्निंग होएगी वो भी हर साल एक जैसी नहीं होगी ना भाई, कभी कम, क्योंकि जब उनकी पूंजी ही कम है तो वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्लियर है? तो वो आपको यहाँ पे हायर रेट भी नहीं दे पाएंगे और यूँ कहा जाए कि भाई रेगुलर भी नहीं दे पाते कई बारी। और कॉमन स्टॉक आप तो आपका नॉर्मल जो हमारे पास है भी इक्विटी है, जो नॉर्मल इक्विटी है कंपनी का, जैसे टाटा के शेयर वगैरह, उनको हम यहाँ पे कॉमन स्टॉक्स की कैटेगरी में डालते हैं। बोले हाइब्रिड क्या होता है सर? तो हाइब्रिड स्टॉक वो होते हैं ऐसे स्टॉक्स या शेयर्स जिनमें इक्विटी की भी क्वालिटी हो और बॉन्ड की भी। बोले ऐसे कैसे होता है सर? तो ऐसे जो हाइब्रिड स्टॉक्स है ना, इनको कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लेने का पूरा अधिकार है, इनके पास वोटिंग राइट भी होते हैं और इनके पास बॉन्ड जैसी सिक्योरिटी भी। देखो इक्विटी को सिक्योरिटी नहीं मिलती, उनको डिविडेंड मिला ना मिला कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड स्टॉक्स अगर हैं तो उनको इक्विटी जैसे फ़ायदे भी मिलेंगे और साथ में बॉन्ड जैसे फ़ायदे भी। उनको यहाँ पे नुकसान होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि बॉन्ड्स के ऊपर जो है ना कि भी वो रिटर्न पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ये बात फिक्स होती है। तो इनको हम हाइब्रिड स्टॉक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्या? बोले क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर आ जाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है विच रेशो विल टेल यू कंपनीज एबिलिटी टू पे द लॉन्ग टर्म डेट्स। भाई इनमें से कौन सा रेशो है जो कंपनी की लॉन्ग टर्म डेट्स को पूरा करने की क्षमता को बताएगा? तो यहाँ पे ध्यान दें, सबसे पहला लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो को हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को चुका सकने की क्षमता को दिखाने वाला रेशो। अब सर ऑप्शन या क्वेश्चन है उसमें तो हमसे सीधा सीधा उसने क्या लॉन्ग टर्म पूछ लिया, और ये तो किससे रिलेट कर रहा है? बोले शॉर्ट टर्म। कंपनी अपनी अल्पकालीन दायित्वों को पूर्ण रूप से भुगतान कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इसको बताएगा कौन? लिक्विडिटी। तो सर ये ऑप्शन तो खत्म हो क्योंकि हम तो लॉन्ग टर्म को ढूंढ रहे हैं इधर। ठीक है जी। एक्टिविटी रेशो, तो यहाँ पे कहता है कि भाई कंपनी की जो असेट्स हैं, कंपनी उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, उनसे वो अच्छे तरीके से कैश जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है कि नहीं रखती है, ये कौन बताएगा? बोले एक्टिविटी रेशियो। ठीक है भाई। और फिर बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो को हम यहाँ पे क्या भाई ऑपरेशनल रेशियो भी के नाम नहीं, ऑपरेशनल नहीं, एक्टिविटी रेशियो को हम और किस नाम से जानते हैं भाई? याद आन दो। एक्टिविटी जो हमारे पास रेशियो है उसको हम हाँ ये असेट्स का ही है भाई। असेट्स के वो कितने बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, इसका 2 सेकंड नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। ठीक है भाई, ये संपत्ति को कितने ढंग से इस्तेमाल कर रहा है ताकि अच्छे से कैश जनरेट कर सके। उसके बाद फिर बात करते हैं परफॉर्मेंस रेशियो के बारे में। तो जो परफॉर्मेंस रेशियो है ना भाई, ये बताता है कि भाई आपका जो बिजनेस है ना वो अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को कितने बेहतर ढंग से कर पा रहा है। परफॉर्मेंस रेशियो का दूसरा नाम ये मुझे याद है, ये हमारे पास अभी भी मैंने बताया कि भी ऑपरेशनल रेशियो। ठीक है भाई, ऑपरेशन रेशियो ये हमारे पास इसका दूसरा नाम है। भाई कंपनी भाई सेल कर रही है तो किस तरीके से वो बढ़िया कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसे पता लगेगा? बोले परफॉर्मेंस रेशियो से। यानी कि एक्सपेक्टेड जो हमारे पास आउटपुट है उसका हम एक्चुअल आउटपुट से कंपैरिजन करके ये बता पाएंगे कि हमने अपने गोल्स को अचीव कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर कर लिया तो परफॉर्मेंस बढ़िया है, नहीं किया तो परफॉर्मेंस घटिया है भाई। ठीक है, लेकिन उसका सर लॉन्ग टर्म डेट से तो कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, बचा क्या? बोले लिवरेज। लिवरेज रेशियो को हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे? बोले सॉल्वेंसी रेशियो। लिवरेज रेशियो को हम क्या कह सकते हैं? सॉल्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे वो बताएगा कि कंपनी के पास
कितनी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं कि वो अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को चुका पाएगा कि नहीं, क्या वो इतना कैश जनरेट कर पा रही है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को चुका पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारे पास है 81। तो वाइल रिकॉर्डिंग ऑल बैंक डिडक्शंस, ध्यान दें, रिलेटेड टू ए बैंक रिकन्सिलेशन विच टाइप ऑफ जर्नल एंट्री डू यू मेक। कहते हैं कि जब आप बैंक रिकन्सिलेशन बनाते हो, 11th क्लास के बुक का क्वेश्चन है ये, अकाउंटेंसी का। तो वाइल यू आर रिकॉर्डिंग बैंक रिडक्शन रिलेटेड टू द बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक रिकन्सिलेशन से, बैंक समाधान विवरण से संबंधित जब आप कटौतियों को लिख रहे होते हो तो आप कौन से तरह के जर्नल करोगे। ट्रांसफ़र एंट्री, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि ट्रांसफ़र एंट्री तो हम खाता 1 से खाता 2 में जब डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे थे तब करते हैं, ठीक है, तो वो तो होगी नहीं सर। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री, बोले सर एडजस्टमेंट एंट्री तो हम तब करते हैं जब कोई भूल चूक होगी हो और उसको हम यहाँ पे वापस से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। कहते हैं विदाउट ओपनिंग अकाउंट्स हम जब उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हमसे भूल तो हुई नहीं है, हम तो यहाँ पे डिडक्शंस को अभी डाल रहे हैं ना, तो उसके लिए बोले रेक्टिफाइंग एंट्री। अरे सर जब बता तो दिया, कोई भूल ही नहीं हुई हमसे, हम तो उनको बस अभी डाल रहे हैं, तो हमारे पास उसको रेक्टिफाइंग एंट्री बोला, ठीक है। और फिर बात करते हैं सर कंपाउंड एंट्री, बोले हाँ एक साथ कई चीज़ें हो सकती है ना, तो ऐसी जर्नल एंट्रीज जिनमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट और या क्रेडिट हों तो उनको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। बोले कैसे। अब मान लीजिए कि हमारे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स में है ना, हमने कुछ चीज़ों को बैंक खाते में से माइनस हो रखी हैं और पासबुक में वो माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनको एक ही लाइन में एक ही बार में पासबुक में उनकी एंट्री कर देंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं उसको, कैश बुक में एंट्री कर देंगे। तो उनको हम जब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होता है तब उस प्रकार की जो एंट्री होती है उनको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, या हिंदी में बोले तो यौगिक एंट्री कहते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारे पास कंपाउंड एंट्री ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास बोले सर IRR, तो बिना माथापच्ची करते हुए सीधा सा आंसर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आंतरिक प्रत्याय दर, आंतरिक वापसी दर इसको यहाँ पे कहा जा सकता है, ठीक है। ये जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जो हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना, उसमें से एक क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 83, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। तो ये फाइनेंस मैनेजर का जो रोल है ना, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सूटेबल उठाता है। तो देखो भाई, क्रिएटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, बोले सर दिमाग ख़राब है क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो ये तो प्रोडक्शन देखेगा ना, ये मार्केटिंग देखेगा, मैंने फाइनेंस मैनेजर का उससे क्या काम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस, नहीं सर वो तो सिर्फ फाइनेंस को देखेगा, तो बिजनेस के सभी चीज़ों को क्यों देखेगा वो। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी, अरेंजिंग फंड्स फॉर द कंपनीज बिजनेस, कहता है कंपनी के व्यवसाय के लिए फंड जनरेट करना, कुछ हद तक सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। पूरा सही क्या है समझिए, एक्वायरिंग फंड्स, तो अरेंजिंग फंड कह लो या एक्वायरिंग फंड कह लो, ठीक है भाई। एंड यूटिलाइजिंग, उनको यूटिलाइज भी करना है भाई, उसको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। यूटिलाइजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द कंपनी बिजनेस, कंपनी के व्यवसाय के लिए वित्तीय साधनों को इकट्ठा करना और उनका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करना, ये किसका काम है भाई, फाइनेंस मैनेजर का काम है। तो ये ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 84 है उसके ऊपर। तो कहते हैं कि भी आपने यहाँ पे बताना है कि भी कौन सा इनमें से लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, फोकस करना नहीं है। तो डिबेंचर, बोले सर लॉन्ग टर्म है सर, डिबेंचर भी और बॉन्ड भी, क्योंकि कई सालों के लिए इशू होते हैं। टर्म लोन, अरे नाम में टर्म लोन है भाई, यानी कि कई सालों के लिए है सर। और उसके बाद वेंचर फंडिंग, तो आपने पिछले एक क्वेश्चन में देखा था वेंचर फंडिंग यानी कि वेंचर में पैसा लगाना, पूंजी लगाना, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे होते हो। लेकिन बात आई बिल डिस्काउंटिंग, बोले सर ये जो बिल डिस्काउंट करा लिया ना आपने, इसको तो आपने बैंक को वापस पे करना पड़ेगा कुछ ही समय में, जैसे ही आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो मैच्योरिटी पीरियड आता है तो आपने उसी वक्त इसको पे करना होगा। तो यहाँ पे बिल डिस्काउंटिंग जो है ना वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे कहता है ए मेमो रिगार्डिंग मॉक ड्रिल for the safety requirement has come from the manager and the company
टू ऑल द क्लर्क्स, भाई एक सभी क्लर्क्स को है ना टॉप मैनेजमेंट से एक आदेश मिला है कि भाई आप जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी एक मॉक ड्रिल करके देखिए। अब ये जो कम्युनिकेशन हुआ है ना, ये कहता है कि भाई हमारे पास इन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस, ये कौन से बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, विच टाइप ऑफ बिजनेस बोला है इसने। तो इसने देखो भाई सबसे पहले तो बात इन्फॉर्मेशन दी किसको जा रही है, क्लर्क्स को दी जा रही है। क्लर्क्स किसके पास काम कर रहे हैं, बोले कंपनी के। कंपनी का इंटरनल मैटर हुआ कि नहीं हुआ, बोले हाँ जी। बोले भाई एक तो इंटरनल कम्युनिकेशन है और मैनेजमेंट ने अपने लोअर लोगों को दिया है ना, बोले हाँ। तो ऊपर से नीचे आया है आदेश, तो यहाँ पे आंतरिक और ऊपर से नीचे हुआ कम्युनिकेशन, ये हमारे पास इसका एक सही एग्जाम्पल इसमें फिट होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है कि सर अगला जो सवाल है वो है 86 नंबर। 86 नंबर में क्या कहता है कि आप लोगों ने पहचानना है या आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस कम्युनिकेशन। भाई बिजनेस कम्युनिकेशन की जो हमारे पास है कि भाई आपकी विशेषताएं हैं वो पहचाननी है। तो देखो भाई बिजनेस को छोड़ो, सिंपल कम्युनिकेशन है भाई, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए कि नहीं, व्यवहारिक होना चाहिए ना भाई। ये थोड़ी ना आप हवा में कुछ भी बातें करने लग जाओ, लोग पागल घोषित कर देंगे आपको। तो जो भी डाटा जो भी बात आप कन्वे करना चाहते हैं वो प्रैक्टिकल हो, और उसके बाद वो फैक्चुअल हो, यानी कि तथ्यात्मक होनी चाहिए भाई। कुछ ना कुछ बात वहाँ पे फैक्चुअल होगी तभी तो बाद में दम बनेगा। फिर क्लियर और संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी कि क्लियर एंड ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हो। ये नहीं कि आप बैठ के वहाँ पे लग जाओ 10-10 पेज की स्पीच लिखवा के उनको बोलो हाँ भाई ये करना वो करना 2-2 घंटे, नहीं ऐसे नहीं। आप लोगों ने क्लियर और ब्रीफ में सारा काम करना है। और फिर यहाँ पे बात करता है कि भाई लक्ष्य उन्मुख। जी हाँ भाई, जो कम्युनिकेशन होता है ना वो कोई ना कोई टारगेट होता है, उसी के लिए तो किया जाता है, ऐसे थोड़े ना। लेकिन लोरिंग, ये हमारे पास है ल्यूरिंग कैसे इसको। ल्यूरिंग का मतलब होता है वो लुभावने वाला है। जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ना वो लुभावना नहीं होना चाहिए, यानी कि लालच देने वाला नहीं होना चाहिए, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। ये बिजनेस कम्युनिकेशन में ये फीचर नहीं पाया जाता। बाकी ऊपर वाले चारों के चारों फीचर इसके अंदर मौजूद है, यानी कि वो प्रैक्टिकल भी है, फैक्चुअल भी है, क्लियर और ब्रीफ भी है, और टारगेट ओरिएंटेड भी है कि भी स्पेसिफिक वे से कम्युनिकेशन किया जाता है ना, तो उसका जो यहाँ पे टारगेट पहले से ही सेट होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 87 क्वेश्चन, इसको बड़ा ही मज़ेदार तरीके से देखिएगा। कहता है आपने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन और उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में आपने बताना है। तो देखो मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है और मुझे यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बताया गया है। तो सबसे पहला लोअर लेवल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा है। तो देखिए ध्यान से, तो लोअर लेवल कम्युनिकेशन कौन सा होता है सर, तो कहता है सर जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लोअर लेवल कम्युनिकेशन कहते हैं। अपर लेवल कम्युनिकेशन बोला कहता है सर जो नीचे से ऊपर जाता है, तो उसको हम अपर लेवल कम्युनिकेशन कहते हैं और कम्युनिकेशन कहते हैं। हॉरिजेंटल कहता है कि भाई जब यहाँ पे दो लोगों के बीच में, एक जैसे लोगों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो उसको हम यहाँ पे कौन सा बोले, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोले जब बिजनेस के बाहरी लोगों से बातचीत हो रही होती है कम्युनिकेशन, तो उसको हम यहाँ पे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब इन चारों ऑप्शंस के लिए जो सामने विकल्प दिए गए उनको देख लेते हैं। तो कहता है व्हेन कम्युनिकेशन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द सबॉर्डिनेट टू द सुपीरियर, यानी कि जब उसके सबॉर्डिनेट से सुपीरियर को मैसेज जाता है, तो ये कौन सा हो गया, बोले सर ये तो अपवर्ड हो गया। तो कौन सा हो गया, ये अपवर्ड हो गया सर। उसके बाद फिर बात करता है सर पॉइंट नंबर बी, बोले सर जी कम्युनिकेशन डील विद, कम्युनिकेशन किससे डील करता है सर, तो सर जी देखिए जो कम्युनिकेशन है ना हमारे पास वो डील करता है किसके साथ, बोले सर ये डील करता है कस्टमर्स के साथ, प्रोस्पेक्टस और वेंडर्स के साथ। तो भी ये तो बाहरी व्यक्ति नहीं है सर, देखो ध्यान से, ये एक्सटर्नल नहीं है, बोले हाँ सर कह सकते हैं एक्सटर्नल है। उसके बाद पॉइंट नंबर सी, बोले व्हेन इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम पर्सन ऑक्यूपाइंग हायर पोजीशन। अब भाई कोई हायर पोजीशन पे बैठा है, वो अगर अपने लोअर लोगों को बात करता है तो उसको हम कौन सी, बोले सर हम उसको तो, अब ऊपर से नीचे आ रही है तो वो कौन सा, बोले लोअर लेवल कम्युनिकेशन उसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दे, जो आपका ऑप्शन है एक से हो गया सी,
अपर लेवल कम्युनिकेशन ये हमारे पास इसमें हो गया भाई। और फिर हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहता है कि भी जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन पीपल, हाँ ये हॉरिजेंटल हो गया भाई। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ये हो गया, यानी कि पहले का हो गया सी, ठीक है, दूसरे का हो गया ए, तीसरे का हो गया हमारे पास डी, और भाई चौथे का हो गया हमारे पास बी। तो CADB ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो CADB बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हमारे पास इसका आ गया है, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप पे या अगले पॉइंट पे बात करते हैं, उसमें क्या कहता है देखो, संजना जो है रन्स ए लेदर प्रोडक्ट। भाई ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी है रे, पूछो मत बस। अगर यहाँ पे बंदा ढंग से ध्यान से ना देखे ना तो पक्का गलत करेगा ही करेगा। बोले कैसे करेगा सर? क्योंकि इसके लिए मैं स्पेसिफिकली जो MSME की वेबसाइट है उसके ऊपर गया, वहाँ पे मैंने जो करंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग देखा। ये देखिए भाई, संजना जो है ना एक लेदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पुदुचेरी में, उन्होंने अपना लगाया हुआ है, ठीक है जी। इफ़ हर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, वो कितना है 8.75 करोड़, देन द यूनिट इज़ क्लासिफाइड अंडर, तो वो कौन सी यूनिट कहलाएगी? माइक्रो फाइनेंसिंग, स्मॉल इंटरप्राइजेज, मीडियम इंटरप्राइजेज, लार्ज। अब इधर मीडियम बोल दिया, बंदा कहेगा सर जी हमको तो इतना पता है कि भाई जिस इंडस्ट्री के अंदर 10 करोड़ से कम लगा हुआ है ना सर, उसको तो हम स्मॉल बोलते हैं, ठीक है। सीक्वेंस देख लीजिए एक बार इनका सीक्वेंस, सबसे पहला सबसे छोटी माइक्रो होती है, माइक्रो के बाद स्मॉल, स्मॉल के बाद मीडियम, ठीक है, मीडियम के बाद फिर लार्ज। अभी यहाँ पे कहता है कि भी ये जो माइक्रो होती है ना बेटा, इनमें तो पैसा बहुत कम लगा होता है। इनकी जो अमाउंट है ना वो कहता है कि भी 10 लाख रुपए तक की पूंजी जिसमें लगी हुई है ना, 10 लाख था कि करोड़ था? करोड़ ही था, हाँ 10 करोड़ तक की पूंजी जिसमें लगी है ना वो हमारे पास स्मॉल हो गया। और 10 करोड़ से ऊपर जिसमें पूंजी लगी है वो हमारे पास होगा मीडियम। अब बच्चा कहेगा सर जी यहाँ पे तो 8.75 करोड़ लगी हुई है, तो ये तो स्मॉल में आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान दो, उसने हमको क्या कर रखा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, ये तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक और हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल होगा तो वो अपने आप मीडियम कैटेगरी के बिजनेस में आ जाएगा। ये ध्यान में देखो, ये ट्रिक है भाई यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त। मुझे ये क्वेश्चन है ना बड़ा प्यारा लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 88 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 88 के बाद ना फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89, बिजनेस एंजल्स क्या होते हैं सर? शार्क टैंक देखे हो? शार्क टैंक, तो जो शार्क टैंक में वो जो बैठे हुए हैं जिनको हम लोग कहते हैं शार्क्स, अब वो लोग क्या कर रहे हैं अलग अलग बिजनेस के ऑनर्स आते हैं, अपने अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, उनको अच्छा लगा तो वो उनके बिजनेस में एक हिस्सेदारी खरीद लेते हैं कुछ पैसा देकर। समझ में आई बात? अब उनको हम किस नाम से जानते हैं? बोले बिजनेस एंजल्स, वही तो है। तो कहता है जब एक व्यक्ति जो व्यवसाय उद्यम में कंपनी में स्टेक यानी कि हिस्सेदारी के बदले में उसको पूंजी देता है, वही तो है। समझ आई बात? तो हाँ जी, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बिजनेस एंजल्स, ठीक है। हाँ, शो का नाम शार्क टैंक रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 90, द मार्केट सिस्टम वेयर देयर इज ओनली वन बायर। कहते वो कौन सा मार्केट सिस्टम है भाई जहाँ पे सिर्फ एक ही खरीदार है? किसका? बोले सभी गुड्स एंड सर्विसेज का। तो आपने उनको ये बताना है कि ये चार ऑप्शन इनमें से कौन सा है। तो देखो भाई, यहाँ पे मोनोपोली, इसको कहते हैं एकाधिकार। लेकिन ध्यान दे, जो मोनोपोली है, एकाधिकार है, वहाँ पर कंडीशन कुछ और है। वहाँ पे खरीदार एक नहीं है, वहाँ पे खरीदार तो बहुत सारे हैं लेकिन बेचने वाला एक है, तो उसको कहा गया है मोनोपोली यानी कि एकाधिकार। ओलिगोपोली, बोले सर खरीदने वाले तो बहुत हैं लेकिन बेचने वाले कुछ एक हैं, बस 2-3। जैसे कि भी बजाज, मैं अगर ऑटोमोबाइल का एग्जांपल दूं, बजाज भी है, हीरो भी है, होंडा भी है, ये 4-5 बाइक्स ही तो हैं। तो 4-5 हर पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी को डोमिनेट करते हैं। तो खरीदने वाले तो बहुत सारे लेकिन बेचने वाले 2-4, तो उस कंडीशन में हो गया ओलिगोपोली। ध्यान दें, बेचने वाले पे बोल रहा हूँ मैं, सेलर बोल रहा हूँ। सेलर कुछ हैं और ख़रीदने वाले बहुत सारे। फिर यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन, बोले खरीदने वाले भी बहुत सारे और बेचने वाले भी बहुत सारे। क्या ऊपर वाली तीनों कंडीशन में कहीं पे आपको ये लगा कि भी खरीदने वाला कोई एक नहीं ना? लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारे पास मोनोप्सी है ना, ठीक है, मोनोप्सोनी,
ठीक है, मोनोप्सोनी ये है ना हमारे पास, यहाँ पे कह रहा है कि भी क्रेता का एकाधिकार है। जो खरीदने वाला है ना वो इकलौता है भाई, और वो जो चाहे वो खरीदेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन है, जिसका मतलब है कि जब किसी मार्केट में सिर्फ एक ही क्रेता हो तो वहाँ पर उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग क्रेता अधिकार हिंदी, और इंग्लिश में कहेंगे मोनोप्सोनी। ठीक है भाई? तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर या क्वेश्चन पेपर है ना भाई, ये मैंने पूरा सॉल्व करा दिया। क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत थी, बोले सर आप एक बार में पूरा पेपर नहीं कराते हो। कुछ बच्चों की शिकायत थी सर आप रेगुलर क्लास नहीं लेके आ रहे हो। तो भाई देखो, कंटेंट को क्रिएट करना, आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो एक एक ऑप्शन है इसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके सही और गलत का फ़र्क निकालना इतना आसान भी नहीं होता। और भाई देखो, कोई 50 लोगों की टीम तो काम नहीं कर रही होती है। सवेरे ड्यूटी पे जाता हूँ, शाम के आने के बाद जो टाइम बचता है उसमें ट्यूशन भी हो जाता है, और फिर आप लोगों के लिए भी यहाँ पे जो है कि भी कंटेंट क्रिएट करना, तो समय बहुत कम मिलता है। जितना मिलता है तन मन धन से आप लोगों के साथ बैठा हूँ, और आप लोगों को एक बेहतर कंटेंट देने की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है भाई? बस आप लोगों से एक ही विनती है यार, थोड़े व्यू बढ़ाओ, थोड़ा लाइक बढ़ाओ, और सब्सक्राइब्स की लाइन लगा दो यार, देखी जाएगी जो कुछ भी होगा। ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही। बस रिक्वेस्ट है भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि हमारा हौसला अफजाई रहे, और जो मेरे पास थोड़ा सा समय बचता है उसका मैं बेटर यूटिलाइजेशन करके आप लोगों तक हर दिन एक क्लास प्रोवाइड करा सकूं। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था, कुछ सिचुएशन ऐसी थी, और साथ में आपका जो कंटेंट है, क्योंकि अभी मैंने कंटेंट जो काफ़ी सारा तैयार कर भी लिया है, तो हर रोज़ आपको एक वीडियो यहाँ पे रेगुलर मिला करेगी, और वो भी घंटे से ऊपर की, आप ऐसे मान सकते हो। क्योंकि अभी भी अगर हमारी वीडियो देखें तो ये 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो हो चुकी है। तो आपको इतना ही लंबा कंटेंट हर एक उसमें मिलेगा। कम से कम घंटा तो मान ही सकते हो आप। ठीक है? क्योंकि बच्चे कहीं की डिमांड थी सर लंबी वीडियो बनाया करो, तो कोई बात नहीं भाई। तब तक के लिए धन्यवाद। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक इसी से काम चलाएं। बाकी परमात्मा आपका भला करे, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और हाँ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, वो तो कर देना, वो तो ज़रूरी है ना। ठीक है, ओके, बाय बाय।